Hello and welcome to this video where we are starting a new chapter, Environmental Chemistry. Environment क्या होता है, वहां से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, जितने भी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट हैं जो एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं, उसके डेवलपमेंट को, उसके सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं, उनको एनवायरनमेंट बोलते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक मीनिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। एनवायरनमेंट जो होता है उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मीनिंग आप समझ रहे हैं, एयर से कंसर्न्ड है, जो ब्लैंकेट ऑफ अर्थ है। हाइड्रोस्फीयर मीनिंग वाटर बॉडीज से कंसर्न्ड है यहाँ पे। लिथोस्फीयर जितने भी लैंड वाले पार्ट हो गए, एंड बायोस्फीयर इज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यहाँ पे लिविंग बीइंग का इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर से। अब जो ये एटमॉस्फेयर है, जो ब्लैंकेट ऑफ अर्थ जो एटमॉस्फेयर है, इसके खुद अलग अलग इसके लेयर्स हैं। इसी में आता है ट्रोपोस्फियर। डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो आएगा वो है ट्रोपोस्फियर, जो सी लेवल से 10 किलोमीटर की हाइट पे होता है। डिटेल में बताऊंगा आपको मैं जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा। देन स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर आता है फिर मीजोस्फियर, और उसके ऊपर आएगा थर्मोस्फियर, और उसके भी ऊपर आता है एक्सोस्फियर। डिटेल में इस चैप्टर में हमको ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के पोल्यूशन को पढ़ना है, थोड़ी देर में आने वाला है ये। बाकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। देखिए मैं आपको बताऊं, इजी सा चैप्टर है, रोट लर्निंग थोड़ा सा ज्यादा है, इन्फो बेस्ड चैप्टर, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है। तो क्या स्टूडेंट यूजुअली अवॉइड करते हैं इसको पढ़ना, दे स्किप दिस चैप्टर, और एग्जामिनर यहीं पे इसका फायदा उठाता है। तो आप एक रीडिंग एक बार टीचर से सुन लीजिए क्या है चीजें, और फिर 2-3 रिविजन जब आप करेंगे तो ये चैप्टर यू गेट द हैंग ऑफ दिस चैप्टर। एक बार मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी रीडिंग भी करिएगा, खुद से एक बार एनसीईआरटी रीड करिएगा आप एक बार, जरूर फायदा होगा आपको। नाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच कॉजेज पोल्यूशन, एनी सब्सटेंस विच कॉजेज पोल्यूशन, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं। पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस विच कॉजेज पोल्यूशन। और ये जो पोल्यूटेंट है ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब किसको बोल रहे हैं हम लोग पोल्यूटेंट? कोई भी सब्सटेंस, देखिएगा, कोई भी सब्सटेंस जिसका नेचुरल अबंडेंस जितना होना चाहिए, नेचुरली उसको जितना होना चाहिए, वो उससे थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेशन में जब हो जाए तो उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं। और क्यों हो गया थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेशन में? या तो नेचुरल हैपनिंग की वजह से हुआ होगा, या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। पोल्यूटेंट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस, पोल्यूटेंट कैन बी अ सब्सटेंस व्हिच कॉजेस पोल्यूशन इज नोन एज पोल्यूटेंट। फिर पोल्यूटेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस, जो मैंने बताया आपको। प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन, जितना नेचुरल अबंडेंस में होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हो गया अगर, तो पोल्यूटेंट बोलेंगे। और कैसे बढ़ जा रहा है उसका कंसेंट्रेशन? आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल हैपनिंग, या तो कोई नेचुरल हैपनिंग हुआ होगा, और ह्यूमन एक्टिविटी। ज्यादातर तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही कंसेंट्रेशन बढ़ता है। देन पोल्यूटेंट फर्दर 2 टाइप के होते हैं। हमने पोल्यूटेंट को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिफाइन किया है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाम से समझ में आ रहा होगा। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड करते हैं, जिसको। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे डिस्कार्डेड वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल काटते हैं ना, जो सब्जी जिसका बना ले रहे हैं पर जो पार्ट आप फेंक दे रहे हैं, जिसका सब्जी नहीं बना रहे हैं, उसको बोल रहे हैं डिस्कार्डेड वेजिटेबल। पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, वो सूख जाते हैं, उसको वो भी अपने आप में अगर देखेंगे तो एक बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, प्लांट लीव्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आ रहे हैं डीडीटी हो गया, जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, हैवी मेटल्स हो गए। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाते, तो ये ज्यादा मतलब हैजार्ड क्रिएट करेंगे। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए ज्यादा नुकसान के। बाकी आगे चैप्टर धीरे धीरे और कंटिन्यू करता हूँ। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं हम लोग, और एनवायरमेंट के क्या क्या कॉम्पोनेंट है। आगे कंटिन्यू करता हूँ। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे लोएस्ट रीजन, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये सी लेवल से 10 किलोमीटर की हाइट में एक्सटेंड करते हैं। ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गेनिज्म लिव इन ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर से ऊपर इस 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे जब, तो आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर। उस स्ट्रेटोस्फियर में ही हमको डाई नाइट्रोजन मिलता है, डाई ऑक्सीजन मिलता है, थोड़ा बहुत वाटर वेपर मिलेगा, और ओजोन भी मिलेगा। और ये जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फियर में, यही क्या करता है, सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसका 99.5% तक रोक लेता है। ये वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया। लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग अलोंग विथ अदर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। और ये जो ट्रोपोस्फियर है, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ नियरली 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल।
और उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर की हाइट में अबव सी लेवल मिलेगा कौन? स्ट्रेटोस्फियर। एंड स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वाटर वेपर। और यही जो ओजोन है वो प्रिवेंट करना 99.5% ऑफ सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। डिटेल में हमको पढ़ना है ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसमें होने वाले पोल्यूशन को डिटेल में पढ़ना है। तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के पोल्यूटेंट होते हैं, एक गैसियस एयर पोल्यूटेंट और एक पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। गैसियस एयर पोल्यूटेंट में आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन के ऑक्साइड्स हो गए, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, और ओजोन भी हो गया एंड अदर ऑक्सीडेंट्स। ये सब गैसियस एयर पोल्यूटेंट में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के अंदर ही आ रहा है गैसियस एयर पोल्यूटेंट एंड पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। ये ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में ही बोल रहे हैं। ये रकस ड्यू टू अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल्स इन एयर। एयर में जो अनडिजायरेबल सॉलिड या गैसियस पार्टिकल आ जाते हैं उसकी वजह से ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन होता है। एंड पर्टिकुलेट मैटर में आएंगे डस्ट, मिस्ट, फ्यूम, स्मोक, स्मॉग। अब ये सब क्या है ये डिटेल में चैप्टर में देखने वाले हम लोग। मिस्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, फ्यूम क्या है, स्मोक क्या है, स्मॉग क्या है, तो सब डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो ये एक अगेन अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है। अब यहां से इसके ठीक आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर जो है वो डिटेल में जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अब डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो जी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस डिस्कस गैसियस एयर पोल्यूटेंट। आपको ध्यान आ रहा होगा टॉपिक चल रहा था ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, जिसमें दो पार्ट थे, एक गैसियस एयर पोल्यूटेंट और दूसरा पर्टिकुलेट मैटर। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग गैसियस एयर पोल्यूटेंट देख रहे हैं। याद आ रहा होगा आपको, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन आ रहे थे, हाइड्रोकार्बन भी आ रहा था इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड भी आ रहा था इसमें। तो डिटेल में एक एक करके देखते हैं हम लोग। जैसे पहला है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो अगर बात करें कि आते कहाँ से, एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो जब भी सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर वहां से प्रोड्यूस होते हैं। और ये करते क्या है ये लोग रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करेंगे ह्यूमन बींग में, जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, एम्फीसीमा है, ये सब ह्यूमन बींग्स में ये लोग करवाते हैं। और इरिटेशन टू द आईज, आंखों में इरिटेशन भी होता है इनकी वजह से, जैसे लाल हो जाएगा आंख या टीयर आने लगेगा। और अगर कंसंट्रेशन इनकी हाई हो जाए SO2 की, तो जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उनको ये स्टिफ कर देगा, हार्ड कर देगा, और फाइनली फिर वो लोग टूट के गिर जाएंगे। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस इन फ्लावर बर्ड्स व्हिच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट्स। और अगर पोल्यूटेड एयर में पर्टिकुलेट मैटर होंगे अगर, तो वो लोग कैटेलाइज करते हैं SO2 के ऑक्सीडेशन को, ताकि वो SO3 में कन्वर्ट हो जाए। और यही काम ओजोन और H2O2 भी कर सकते हैं। आपको मालूम ही है SO2 पहले कन्वर्ट होगा SO3 में, ऑक्सीडाइज होकर, और फिर बारिश की वजह से फिर वो H2SO4 बना लेगा, तो जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, ये कहां से आते हैं? तो ऑटोमोबाइल इंजन में, आपको पता है आप गाड़ी को किक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे स्पार्क प्लग से चिंगारी आती है। तो वो टेम्परेचर हाई एनफ होता है वहां पे, और वो क्या करता है, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं ना, तो N2 और O2 कंबाइन करके एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में NO और NO2 बना लेंगे। सबसे पहले तो NO बनेगा, आप देखिए N2 और O2 1483 केल्विन में NO पहले बनाएंगे, और यही बना हुआ NO फिर ऑक्सीजन के साथ NO2 बना लेता है। और ये लोग क्या करते हैं अगर देखा जाए तो ये कैसे, ये लोग क्यों, ये लोग पोल्यूटेंट है? तो ये लोग जो ट्रैफिक में आपने देखा होगा ना, रेड हेज आपको दिखेगा ट्रैफिक में, या बहुत कंजेस्टेड एरिया में दिखता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही लोग होते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होते हैं अगर आपको बताऊं तो। और हायर कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 जो है ये प्लांट की लीव्स को डैमेज कर देता है, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस की रेट को रिटार्ड करता है। ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या नॉट कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, और कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है। तो मल्टीपल वेज में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। आप तो इसको एज इन्फो याद रखिए, मल्टीपल रिविजन करते रहिए। और एक चीज और है, ये एक लंग इरिटेंट भी होता है। कौन? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसी में हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन देखेंगे नेक्स्ट, और हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। गैसियस एयर पोल्यूटेंट टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कवर कर लिए। दो छोटे टॉपिक और देखने, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये आते कहां से हैं ये लोग एनवायरनमेंट में? फॉर्म्ड बाय
इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, गाड़ियों में जो फ्यूल यूज हो रहा है उनके इनकम्प्लीट कंबशन से हाइड्रोकार्बन बनेंगे और ये लोग कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मीनिंग कैंसर कॉजिंग को ही कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। नेक्स्ट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। दो ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये भी इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगा ना तो बनेगा, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करते क्या है, ये लोग बॉडी के जो ऑर्गेन्स हैं एंड टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक कर देंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन है ना वो इन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करके बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। और इसकी वजह से क्या होगा, फिर ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाएगी, मीनिंग ऑर्गेन और टिश्यूज में। और अगर अगर ये जो लेवल है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बढ़ते बढ़ते अगर 3 से 4% भी हो गया तो बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में कहां से आएंगे, ये एनवायरमेंट में कहां से आ रहे हैं, तो रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन। हम लोग एक्सेल करते हैं तो CO2 एक्सेल करते हैं, आपको मालूम है। रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी आ जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, CaCO3 जब डिकम्पोज होता है तो CaO एंड CO2 में डिकम्पोज होता है, आपको मालूम है। और ये करवाते कहां पर है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है वहां पे। और पूरे एटमॉस्फेयर में 0.03% बाय वॉल्यूम होता है कौन, CO2। और इसकी कंसेंट्रेशन अगर बढ़ने लगे तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आई होप ग्लोबल वार्मिंग जूनियर क्लासेस से ही सुना है आपने। और ये अभी हमने खत्म किया गैसियस एयर पोल्यूटेंट की कहानी। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखेंगे एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग पर्टिकुलेट मैटर की तरफ जाएंगे। वो जी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। होता क्या है, सन से जो रेडिएशन आ रहा है ना अर्थ पे, उसका 75% तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जब रेडिएट करता है तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होते हैं जो इनको ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है, देखिए, CO2, CH4, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस। एग्जाम में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, या कई सारे गैस देके बोलेगा कितने ग्रीन हाउस गैस हैं। अगेन कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, समझिएगा। ये जो आपको समझाया मैंने कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं इनका ट्रैप हो जाना, अर्थ के सरफेस मतलब एटमॉस्फेयर में इंफ्रारेड रेडिएशंस का ट्रैप हो जाना, उसको बोल रहे हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, समझिएगा। ये वही चीज है, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे उसी को बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। विल लीड टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का फाइनली जो आफ्टर मैथ है वो क्या होगा, लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप। जितने भी पोलर आइस कैप हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और लो एरियाज में फ्लड आ जाएगा। तो ये बात हुई ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ एसिड रेन। छोटे छोटे क्वेश्चंस इन पे बनते हैं, आप एक दो बार रिवाइज करते रहिए, फिर जब क्वेश्चन बनाएंगे आप खुद ही समझ जाएंगे क्या आंसर, आप एलिमिनेट करके भी आंसर ले आएंगे आप, या कई बार तो मल्टीपल रिवीजन से फोटोजेनिक मेमोरी बन जाएगी तो एकदम से आंसर आपको दिख जाएगा। कंटिन्यू करता हूं मैं, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एसिड रेन। जो रेन वाटर होता है उसका पीएच नॉर्मली 5.6 के अराउंड होता है, क्योंकि CO2 तो एटमॉस्फेयर में है ही, और वाटर के साथ CO2 रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा H2CO3, जिससे H+ आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस वजह से पीएच 5.6 है। लेकिन एसिड रेन तब बोलेंगे जब पीएच 5.6 से भी नीचे चला जाए, और वो किसकी वजह से होता है, SO2, NO2, इनकी वजह से। ये लोग क्या करते हैं, SO2, NO2 अपना ऑक्सीडेशन करवाते हैं और फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 एंड HNO3 बना लेंगे। कैसे क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये वही चीज यहाँ मेंशन्ड है। नॉर्मली रेन वाटर हैज पीएच ऑफ 5.6 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। और अब H+ आयन कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रेन वाटर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मिलके बना लिए कार्बोनिक एसिड और उसी से फिर H+ मिल जाएगा। अब अगर पीएच
रेन वाटर का 5.6 से भी नीचे चले जाए तो बोलेंगे एसिड रेन। और वो किसकी वजह से जा रहा है? ड्यू टू SO2 एंड NO2। ये लोग अपना ऑक्सीडेशन करवा लेंगे और फिर वाटर से रिएक्ट करके ये लोग H2SO4 एंड HNO3 बना लेते हैं, जो पीएच को और नीचे लेके चले जाता है 5.6 से, और उसको एसिड रेन बना देता है। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो जब भी सल्फर या नाइट्रोजनस मैटर का, ऐसा फॉसिल फ्यूल जिसमें सल्फर या नाइट्रोजनस मैटर है, उनका कंबशन होता है तो ये प्रोड्यूस होते हैं। पेट्रोल या डीजल के जो मोटर इंजन होते हैं उनमें भी प्रोड्यूस होता है। इसका नुकसान क्या है? किसका एसिड रेन का नुकसान क्या है? तो ये एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदायक है, ट्रीज प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि क्या करेंगे ये अपने साथ ना जो न्यूट्रिएंट है उसको डिसॉल्व करवा के लेके चले जाते हैं, तो उससे ग्रोथ हो नहीं पाती है ट्रीज प्लांट्स की। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ताजमहल का कोरोड होना। ताजमहल में भी क्या है, मार्बल से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, जिससे वो थोड़ा डल हो जा रहा है ताजमहल। वो स्टोरी डिटेल में एनसीईआरटी में टेबुलेटेड फॉर्म में मेंशन्ड है, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं। रीड करना भी चाहिए, एनसीईआरटी रिकमेंडेड है एक बार रीड करना इस चैप्टर का। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रिएक्शन हो रहा है SO2 अपना ऑक्सीडेशन कराएगा, वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, NO2 ऑक्सीडेशन कराएगा, वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड बना रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड रेन। आगे अब हम लोग पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने गैसियस एयर पोल्यूटेंट खत्म किया, याद आ रहा होगा आपको। टॉपिक चल रहा था ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, जिसमें हम लोग दो टॉपिक देखने वाले थे, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट और एक गैसियस एयर पोल्यूटेंट। तो ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट विल कंटिन्यू पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट जो होते हैं ये माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। ये ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया इनको। दो तरह के पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होते हैं, वायबल एंड नॉन वायबल। वायबल मीनिंग जो लिविंग से रिलेटेड है, जैसे इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गी, ये सब आते हैं वायबल में। और नॉन वायबल मतलब जो नॉन लिविंग है, उसमें आ जाएगा स्मोक, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, ये सब नॉन वायबल में आते हैं। अब एक एक करके देखेंगे ये सब क्या है, पर एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अगर पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट का पार्टिकल साइज मोर देन 5 माइक्रोन रहा तो वो नेसल पैसेज में ही रुक जाएगा, लॉज इन द नेसल पैसेज। लेकिन अगर लेस देन 1 माइक्रोन रहा अगर, तो वो लंग्स में एंटर कर जाएगा। फिर ये डेटा ध्यान रखिएगा आप। अब एक एक करके इनको देखते हैं क्या है ये स्मोक, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स। स्मोक आप जान ही रहे, ये या तो सॉलिड रहेगा या मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल होगा। कैसे बनते हैं? बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल, स्मोक, इनसे। देन डस्ट की बात करें, स्मोक धुआं आप जान रहे हैं और कुछ नहीं। डस्ट की बात करें अगर, तो डस्ट सॉलिड फाइन पार्टिकल्स होते हैं और इनका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन बोल लीजिए, उससे बड़ा होगा। और कैसे बनते हैं? जब पत्थरों का क्रशिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, या लकड़ी का भी जब काम होता है, वुड की बात कर रहे हैं, वहां पे भी ये सब प्रोड्यूस होते हैं, डस्ट वहां पे भी। मिस्ट की बात करें अगर, तो मिस्ट जो है, देखिए जो इंसेक्टिसाइड्स ये सब जब स्प्रे करते हैं तो जो अपना टारगेट मिस कर जाते हैं, फिर वो लोग कंडेंस होकर मिस्ट बना लेंगे। तो मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स। और इसी में लास्ट देख रहे हैं फ्यूम्स। तो आपने कई बार पढ़ा है फ्यूम्स ऑफ HCl, या ऐसा कई रिएक्शंस में बोलते हैं ना, इसका फ्यूम मिलेगा, व्हाइट फ्यूम मिलेगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तब वेपर के कंडेंसेशन से बनता है फ्यूम। और एक बात ध्यान रखिएगा, लेड जो होता है, लेड इज अ मेजर पोल्यूटेंट। तो ये पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट के बारे में बात हो गई। आपको बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है दो टाइप का, वायबल एंड नॉन वायबल। साइज पे ध्यान रखिएगा, कब नेसल पैसेज में चले जाएगा, मतलब रुक जाएगा, और कब लंग्स में चला जाएगा। और ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, स्मोक, डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स। लेड मेजर एयर पोल्यूटेंट है। आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मॉग। एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं इस पे क्वेश्चन। स्मॉग जो है दो टर्म से मिलकर बना है, स्मोक एंड फॉग। स्मोक एंड फॉग मिलकर बनाते हैं स्मॉग। दो तरह का स्मॉग होता है, एक क्लासिकल स्मॉग और एक फोटोकेमिकल स्मॉग। दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। क्लासिकल स्मॉग का ही दूसरा नाम है लंदन स्मॉग, सबसे पहले लंदन में ही पाया गया था, देखा गया था ये। और फोटोकेमिकल स्मॉग का नाम है लॉस एंजलिस स्मॉग। ये रिड्यूसिंग स्मॉग है क्लासिकल स्मॉग, ये ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है। इसमें क्या मिलेंगे आपको? SO2, स्मोक एंड फॉग। यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, NO2 एंड NO।
ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। मैंने समराइज कर दिया चीजों को, आपको बहुत सारा ना पढ़ना पड़े इसलिए यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में समराइज कर दिया, एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर्ड, आप इतना ही कर लीजिए, एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देन क्लासिकल स्मॉग जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलेगा। याद ऐसे रख सकते हैं, देखिए फोटोकेमिकल, फोटो मीनिंग लाइट, जहां लाइट चाहिए वो जगह कैसी होगी, ड्राई सन्नी या वार्म क्लाइमेट होगी, और इसका उल्टा यहाँ कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए क्लासिकल स्मॉग या लंदन स्मॉग। उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फो आपको मालूम होना चाहिए फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में, जैसे कई बार एग्जाम में पूछते हैं इसका प्राइमरी प्रिकर्सर क्या होता है, इसका सेकेंडरी प्रिकर्सर क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। प्राइमरी प्रिकर्सर जो है फोटोकेमिकल स्मॉग का वो है हाइड्रोकार्बन एंड NO2, और सेकेंडरी प्रिकर्सर जो है वो ओजोन और ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट जिसको PAN पैन बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एंड एक्रोलीन। तो ये एग्जाम में पूछ लेते कौन प्राइमरी प्रिकर्सर है, कौन सेकेंडरी प्रिकर्सर है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, ठीक है, और क्या कंडीशन किसमें चाहिए, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ चाहिए, यहाँ ड्राई सन्नी वार्म क्लाइमेट चाहिए। इसके बाद फोटोकेमिकल स्मॉग के कुछ इफेक्ट हैं, क्या क्या इफेक्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से क्या क्या होता है। तो देखिए इसका जो सेकेंडरी प्रिकर्सर है ओजोन एंड पैन, ये लोग पावरफुल आई इरिटेंट हैं, और ओजोन और नाइट्रिक एसिड जो है ये इरिटेट करते हैं नोज एंड थ्रोट को, और उनकी कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाए तो हेडेक होता है, चेस्ट पेन होगा, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सब इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे, इन्फो बेस्ड क्वेश्चन ही बनेंगे, इसमें एक दो रिवीजन करते रहिए इनका। बाकी आगे कंटिन्यू करता हूं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। अभी तक हमने ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन कवर किया है, नेक्स्ट अब हम लोग स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन देखेंगे। जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन होता है, जो सन से आने वाले यूवी रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनसे स्किन डिजीजेस होते हैं अगर ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो, और ये ओजोन लेयर ही उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये ओजोन लेयर बना कैसे, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, जो O2 का मॉलिक्यूल है उसको तोड़ देते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन के फॉर्म में, और फिर वो एटॉमिक ऑक्सीजन ही दूसरे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से जुड़ के ओजोन बना लेते हैं। यहां पे देखिए आपको दिखेगा द यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम, और यही जो ऑक्सीजन एटम है दे कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। रिएक्शन देखिए, पहले मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टूटा है एटॉमिक ऑक्सीजन में यूवी रेडिएशन की वजह से, और फिर ये एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ ओजोन बना लिया है। पर चक्कर ये है कि ये जो ओजोन है वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, तो इसकी टेंडेंसी बैकवर्ड आने की होती है, तो इसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ये तो बात हुई कि कैसे ओजोन लेयर फॉर्म हुआ है। अब हम लोग देखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, जो ओजोन है वो ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। तो मेन रीजन जो है ओजोन लेयर की डिप्लीट होने का वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जिनको फ्रियॉन्स भी बोलते हैं, जो आपको पता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में पहले यूज किया जाता था, अभी भी कभी कई जगह यूज होता है पर वैसे बैंड है वैसे। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मेन रीजन है ओजोन लेयर डिप्लीशन की। क्या होता है देखिए, ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये यूवी रेडिएशन की वजह से ये टूटेगा रेडिकल में, क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिला और ये एक रेडिकल मिला। अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये ओजोन के साथ, यहाँ जो ओजोन बना था उसके साथ, ओजोन के साथ रिएक्ट करके ये O2 का मॉलिक्यूल बना देगा और ClO का रेडिकल बनाएगा, और ये जो ClO का रेडिकल है फर्दर फिर एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके फिर से Cl का रेडिकल बना देगा और O2 अलग। तो ये जो दोनों स्टेप है 2 और 3 ये रिपीट होते रहते हैं। Cl का रेडिकल बना, फिर ये Cl का रेडिकल बना देगा ClO का रेडिकल, फिर ClO का रेडिकल बना देगा Cl रेडिकल। तो ऐसे चलते रहता है कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ओजोन जो है वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है। O2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, O2 में। बार बार ये प्रोसेस रिपीट होगा तो O3 कन्वर्ट होगा O2 में, तो इससे ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, थिन होता चला जाएगा। ये वही चीज लिखा है, द क्लोरीन रेडिकल आर कंटिन्यूअसली रीजनरेटेड एंड कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। तो ये बात हुई कि कैसे ओजोन लेयर फॉर्म होता है और ब्रेक होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे जो ओजोन होल था उसके बारे में हम लोग समझेंगे, जो अंटार्कटिका में मिला था। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी द ओजोन होल। किस किस फैक्टर की वजह से ओजोन होल का डिप्लीट होना प्रिवेंट हो जाता है और किस फैक्टर की वजह से ओजोन होल का डिप्लीट होना ट्रिगर हो जाता है या इनिशिएट हो जाता है, वो हम लोग समझते हैं।
अगर आपको याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था रिएक्शन नंबर 2 और 3 बार बार रिपीट हो रहे थे। जो क्लोरीन का रेडिकल था वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको O2 बना दे रहा था, और जो ClO का रेडिकल था वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 बना रहा था और क्लोरीन का फ्री रेडिकल, और ये बार बार रिपीट हो रहा था, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा था। तो अगर इस प्रोसेस को हम लोग रोक ले, जो बार बार रिपीट हो रहा है, इनको रोक ले, मीनिंग ये जो ClO का रेडिकल और Cl का रेडिकल है, इनको ही कोई कंज्यूम कर ले अगर, तो वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो उससे ओजोन होल के डिप्लीट होने को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो समर सीजन में क्या होता है, ये NO2 और मीथेन, ये लोग इनसे रिएक्ट करते हैं और ये बना लेगा क्लोरीन नाइट्रेट और ये बना लेगा HCl, और इससे क्या हो, ये लोग सिंक का काम करते हैं क्लोरीन के लिए और ClO के लिए, ये लोग सिंक का काम करते हैं, उसको कंज्यूम कर लेंगे उसको। और बाद में विंटर सीजन में क्या होता है, इन विंटर स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड, जिसको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बोलते हैं, वो सरफेस प्रोवाइड करता है इस क्लोरीन नाइट्रेट के लिए, ताकि वो हाइड्रोलाइज हो जाए और हाइपोक्लोरस एसिड बना ले। तो विंटर में क्या होगा, ये जो बना है ClO NO2 क्लोरीन नाइट्रेट, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मीनिंग ये HOCl बना लेगा, हाइपोक्लोरस एसिड और HNO3। और जो HCl है, HCl ये भी रिएक्ट करता है ClO NO2 के साथ। जो HCl आपको इधर दिख रहा है 5th स्टेप में बना हुआ, ये भी ClO NO2 से रिएक्ट करके क्लोरीन बना लेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने फाइनली इन दोनों को ही HOCl और Cl2 में कन्वर्ट कर लिया। अब ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन क्या होगा, यहां देखिए, व्हेन सनलाइट रिटर्न्स टू अंटार्कटिका इन स्प्रिंग, ये जो HOCl और Cl2 बने थे ये फोटोलाइज हो जाएंगे, टूट जाएंगे लाइट के प्रेजेंस में, और टूट के वापस ये Cl का रेडिकल बना लेगा, और ये क्लोरीन भी टूट के Cl का रेडिकल बना लेगा, और Cl का रेडिकल जैसे ही बनेगा फिर वो इनिशिएट कर देगा उस चेन रिएक्शन को, ओजोन डिप्लीशन के, जो बार बार रिपीट हो रहा था, रिएक्शन नंबर 2 और 3 अगर आपको याद आ रहा है। तो इस तरीके से ये स्टोरी है, हम समर और विंटर की कहानी इस तरफ लिखी हुई है, जो प्रिवेंट कर रहा है ओजोन के डिप्लीशन को, और स्प्रिंग सीजन में फिर वो ट्रिगर हो जा रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना इनिशिएट हो जा रहा है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम अंटार्कटिका में है, पोल्स में है अगर आपको बताऊं तो। और जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं वो लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यूवी रेज आपको मालूम ही है, हम चाहेंगे कि हमको डायरेक्ट ना मिले, एक्सपोजर ना मिले, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, स्किन कैंसर तो होता ही है, क्लोरोफिल का लॉस भी हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा उससे। तो इसीलिए ओजोन लेयर का रहना स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत जरूरी है। तो बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। उसी में हमने ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन देखा। नेक्स्ट अब हम लोग स्टेप इन करेंगे वाटर पोल्यूशन में। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस डिस्कस वाटर पोल्यूशन। मेन कॉज वाटर पोल्यूशन का तो हम ही लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होते हैं, ये सब पानी में डंप हो जाते हैं, जिससे वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनका कॉन्टेमिनेट हो जाना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी बोल लीजिए, या इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही आ रहा है, उसको बोल रहे हैं वाटर पोल्यूशन। तो डेफिनेशन देखिएगा, कॉन्टेमिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर, सी, अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जितने भी वाटर बॉडीज हैं, बाय इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन वेस्ट। अब इसी में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ड्रिंकिंग वाटर का, देखिए पानी तो पीने के लिए यूज करेंगे ही हम लोग, पानी को पोल्यूट करने के और भी वजह हैं, जैसे पैथोजन अगर पानी में आ जाए, माइक्रोब्स, वो सबसे बड़ी वजह है पानी को पोल्यूट करने के लिए, फिर तुरंत उससे डिजीज हो जाएगा। बायोलॉजी ऑर्गेनिक वेस्ट भी होते हैं, आपको पता ही है, वो भी पानी में चले जाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, पत्ते होते हो गए, लीफ, ग्रास, ये सब हो गए। केमिकल वेस्ट भी होते हैं, वो भी पानी में हम लोग फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं केमिकल वेस्ट को। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से वाटर कॉन्टेमिनेट हो रहा है। अब जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, उसके लिए एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि किनका कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, उसके बियॉन्ड फिर वो लोग पोल्यूटेंट हो जाएंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको बताऊं तो फ्लोराइड है, F-। फ्लोराइड आयन की जरूरत वैसे पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, टूथ के जो इनेमल होते हैं उसको ये लोग हार्ड करते हैं, और होना भी चाहिए, तभी वो मजबूत रहेगा। तो इसके लिए फ्लोराइड आयन की जरूरत तो है, पर एट द मोस्ट 1 ppm तक जरूरत है, उसके बियॉन्ड नहीं। लेकिन अगर 1 ppm से कम रहा, लेस देन 1 ppm रहा अगर फ्लोराइड आयन, तो वो टूथ डिके करवाता है। पर अगर ज्यादा करते करते 2 ppm को भी क्रॉस कर गए, तो ओवर 2 ppm फिर वो मॉटलिंग ऑफ टीथ करवा देगा। और अगर बहुत ज्यादा होते हो तो 10 ppm को क्रॉस कर जाए, फिर वो बोन्स एंड टीथ पे हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। ये फ्लोराइड की बात हुई। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा ये लोग क्यों जरूरी है, मैं आपको ये बता रहा था। टूथ के इनेमल को ये लोग हार्ड करते हैं, कैसे, जो हाइड्रोक्सीपटाइट होता है उसको ये लोग फ्लोरापटाइट पे कन्वर्ट करेंगे। दिस वन इज हाइड्रोक्सीपटाइट, और उसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोरापटाइट में। इसके लिए जरूरत है फ्लोराइड आयन, पर 1 ppm से ज्यादा नहीं चाहिए हमको, 1 ppm तक ही चाहिए। नेक्स्ट लेड की बात करें,
तो लेड का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 ppb है, 50 ppb तक चल जाएगा, उसके बियॉन्ड अगर रहा तो फिर वो ऑर्गन डैमेज करता है, लिवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, इनको डैमेज करना शुरू कर देगा। ऑल्दो मॉडरेट अमाउंट में अगर रहेगा तो उतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन सल्फेट की बात करें तो ये मोर देन, अच्छा लेड पे ध्यान रखिएगा ये ppb है, पार्ट्स पर बिलियन, और बाकी जितने भी दिखेंगे आपको हर जगह ये ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। तो एक लेड का ध्यान रखिएगा, 50 तो है बट नॉट ppm, इट्स ppb। कमिंग ऑन टू सल्फेट, सल्फेट मोर देन 500 ppm अगर रहा ड्रिंकिंग वाटर में तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करेगा, आपको पता ही लैक्सेटिव इफेक्ट, पेट खराब होने लगेगा। नाइट्रेट की बात करें तो इसका मैक्सिमम लिमिट है 50 ppm, और उससे ज्यादा हो गया अगर तो वो मिथ हीमोग्लोबिनिया करवाएगा, मीनिंग ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके एक्सेस होने की वजह से होता है, तो वो नाइट्रेट आयन है। नेक्स्ट, ये मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसेंट्रेशन है कुछ मेटल्स का, पानी में जैसे मेटल तो आ ही जाते हैं कुछ कुछ, तो कितने कंसेंट्रेशन तक अलाउड है, उसके बियॉन्ड फिर अलाउड नहीं है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये ppm में है सारा का सारा डेटा। जैसे आयरन के लिए 0.2 ppm है, मैंगनीज के लिए 0.05, एल्यूमिनियम 0.2, कॉपर 3, जिंक 5 एंड कैडमियम 0.005 ppm। इसको कैसे भी करके याद रखिए, एग्जामिनर को पता है कि लोग ये सब डेटा याद करके आते नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नॉट ऑल द स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट तो ऑफकोर्स करते ही हैं। तो इनका तरीका यही होता है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो हम लोग मगअप करने वाली चीजें होती है ना, जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, इन चैप्टर्स को जो इन्फो बेस्ड थोड़े से ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअली कम ड्रिवन है, उनको एग्जाम से 1-2 दिन पहले बस देखना होता है ताकि फोटोजेनिक मेमोरी बन जाए। बाकी आपको समझ में आया नहीं है वो सेकेंडरी होता है, इन्फो बेस्ड थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप बार बार इसको देखते रहिए, मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। इसमें छोटे छोटे टर्म्स और हैं वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बीओडी क्या होता है, वो कंटिन्यू करता हूं मैं अभी। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड छोटे मोटे टर्म्स देखते हैं, जैसे बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इन पे भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनते हैं। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है समझिएगा, जो पानी में ऑर्गेनिक मैटर जब आ जाते हैं तो उनको डिके करने के लिए बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया to break down the organic matter present in a certain volume of a sample of water is called BOD। तो बैक्टीरिया को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सके, उसी को बोल रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कुछ डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे क्लीन वाटर का जो बीओडी होता है वो 5 ppm से कम रहेगा, और अगर 17 ppm या उसके ऊपर चले गए तो वो हाईली पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। ये डेटा ध्यान रखिए, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। ऐसे ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है कोल्ड वाटर में वो बढ़ते बढ़ते 10 ppm तक भी चले जाती है। एंड एक और टर्म है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, ये एक पता करने का तरीका है, सीओडी निकाल के हम पता करते हैं कि एक्चुअली कितने ऑक्सीजन की जरूरत है टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। कैसे निकाला जाता है, इट इज मेजर्ड बाय ट्रीटिंग गिवन सैंपल ऑफ वाटर विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट H2SO4, K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4 की हेल्प से हम लोग सीओडी निकालते हैं। क्या है, आई अगेन रिपीट, इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द पोल्यूटिंग सब्सटेंस। बाकी एक छोटा सा टर्म है यूट्रोफिकेशन, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। यूट्रोफिकेशन जो है ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने को बोलते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्यों होता है समझिएगा, कई बार क्या होता है विथ द पैसेज ऑफ टाइम पानी में ना, या पानी जो होता है वाटर बॉडी वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, जैसे नाइट्रेट या फॉस्फेट उसमें बढ़ जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा, जो सपोर्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को। तो इससे क्या होगा, पानी में डेंस पॉपुलेशन आ जाएगी प्लांट की, जैसे एल्गल ब्लूम, कई लोग जो बायोलॉजी से रिलेटेड, जो बायो वाले स्टूडेंट है वो जान रहे होंगे। तो ये प्लांट ग्रोथ को, प्लांट की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देता है, और फिर ये प्लांट क्या करेंगे, खुद ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और दूसरों को ऑक्सीजन डिप्राइव कर देंगे। तो उससे जो बाकी जो एक्वेटिक फॉर्म्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है बाकी, वो ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाएंगे और धीरे धीरे मरने लगेंगे, जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। तो ये यूट्रोफिकेशन हो गया। ये छोटे छोटे टर्म्स से ध्यान रखिएगा, बीओडी, सीओडी, यूट्रोफिकेशन। डेटा याद रखिएगा कितना ppm है, 5 ppm से कम, 17 ppm या उससे ज्यादा, क्वेश्चन इन पे बनता है। आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सॉइल पोल्यूशन। अभी तक हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन कवर किया है, अब हम लोग सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे। सॉइल को पोल्यूट करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल तो पेस्टिसाइड्स ही है एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स के कुछ एग्जाम्पल है एल्ड्रीन, डाई एल्ड्रीन,
ये लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए एग्जाम्पल तो कितने भी हो सकते हैं, पर जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है आप उतना याद रखेंगे उससे चल जाएगा। देन कमिंग ऑन टू हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स में NaClO3 है, Na3ASO3 है, ट्राइएजीन्स है, इनको यूज करते हैं। देन इंसेक्टिसाइड में DDT, BHC, मेलाथियन, पॉलीक्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब इंसेक्टिसाइड है। एंड फर्टिलाइजर में आ जाएगा फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, यूरिया, और फाइनली इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब सॉइल को पोल्यूट करते हैं। अभी तक हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन की ही बात करी है, कैसे कैसे वाटर पोल्यूट हो रहा है, एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रहा है। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग बात करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री की, मीनिंग क्या क्या हम लोग स्टेप्स या मेजर्स ले सकते हैं जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम लोग कम कर सके, मीनिंग होने से रोक सके हम लोग। वो जी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री। नाम से समझ में आ रहा है ग्रीन मतलब समथिंग विच इज हेल्पिंग द एनवायरमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री का फोकस किस पे देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो कहता है कि रिडक्शन करिए, किस चीज में रिडक्शन, मीनिंग कम करिए, किस चीज को, मटेरियल कंजम्पशन को कम करिए, एनर्जी कंजम्पशन को कम से कम करिए, वेस्ट को जनरेट कम करिए, पोल्यूटेंट्स को जनरेट कम करिए। ये ग्रीन केमिस्ट्री का मेन फोकस है। कुछ एग्जाम्पल बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। तो कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के लिए पहले क्लोरीन को, इसको टेट्राक्लोरोइथीन को यूज किया जाता था, जो एक सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, ये सस्पेक्टेड है कि कैंसर कॉज करता है। तो इसको रिप्लेस किया गया बाद में लिक्विड CO2 से, साथ में डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट ब्लीचिंग ऑफ पेपर। पेपर को ब्लीच करने के लिए पहले क्लोरीन को यूज किया जाता था, बाद में H2O2 को यूज कर रहे हैं विद सुटेबल कैटलिस्ट। और ऐसे ही कुछ यूजफुल केमिकल्स को का सिंथेसिस, जैसे जो इथेनॉल है, इसको एक स्टेप में ही बना लेते हैं हम लोग इथीन के ऑक्सीडेशन से, सुटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ये 90% ईल्ड है इस रिएक्शन का। तो ये एग्जांपल्स बुक्स में मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, पहले भी आ चुका एग्जाम में वैसे। एंड if you are watching this part of this video, then I highly appreciate because we have come to the end of this chapter and अब यही बोलूंगा, अपना ख्याल रखिए, आपको आगे किसी और चैप्टर के साथ मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।